हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? होपफुली क्लास 12th में सबकी पढ़ाई पटरी पर आ चुकी होगी एंड जिसको बोलते हैं ना मोशन में आ चुकी होगी चीजें। आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर ली होगी, नोटबुक्स वगैरह बना लिए होंगे। मुझसे भी आप में से ज्यादातर लोग परिचित होंगे, जानते होंगे मुझे। मैं शिवार्थ हूं और एक किस प्लेटफॉर्म पर है आप? मेधा रीडिफाइन के प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th फिजिक्स का पहला लेक्चर, एन इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये ऑफिशियली पहला वीडियो तो नहीं है क्योंकि हम लोग ने इससे पहले सिलेबस का वीडियो डाला था और मुझे उम्मीद है जिसमें हमने एक ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था, रोड मैप ऑफ द ईयर बताया था, कैसे कैसे अलग अलग सेक्शन का क्या वेटेज है, अप्रोच क्या होगी, प्रायोरिटीज क्या होंगी, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। होपफुली आप में से ज्यादातर लोगों ने देख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां वीडियो मिल जाएगा, प्लीज उसे देख लीजिए। उससे आपको जनरल 10-12 मिनट की बात है, आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, किया जाए शुरुआत। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं ये पूरी एक यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर्स हैं जो मैंने इसमें भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज के लेक्चर का पर्पस ये नहीं है कि आपको मैं कुछ फॉर्मूले की लिस्ट बना दूं, सवाल करा दूं। नो, टुडेज पर्पस इज डिफरेंट। आज आपसे ये मेरी उम्मीद है, आप पेन कॉपी सब दूर रख के बैठ जाइए। आपको सिर्फ सुनना है और महसूस करना है। यू हैव टू टेक अ फील व्हाट डज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली मीन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम बोलते हैं तो उसका एक्चुअली में मतलब क्या है, उसका एक आभास। जब उसके फॉर्मूले आप इस्तेमाल करना शुरू करो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट वी आर डीलिंग विद, वरना फॉर्मूले बहुत ब्लैंड हो जाएंगे और याद कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस वाले यूनिट से थोड़े कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी सवाल भी बनते हैं। इसलिए अगर आपको जितनी अच्छी आपकी समझ होगी उतना ही आप अच्छा बेहतर कर पाओगे। तो आज मैं कोई सवाल नहीं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। आज मैं आपको कुछ नोट्स लिखने के लिए नहीं बोलूंगा पॉज करके। आज आपको कुछ जगहों पर तो मैं यहां तक कहूंगा, आप आंख बंद कर कर, अगर आप पॉड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेडफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ आंख बंद कर कर सुनिए। और कुछ जगहों पर देखना ही पड़ेगा तो मतलब बस सुनने पर कॉन्सेंट्रेट करिए। जरूरत पड़े दोबारा पलट कर भी आइए। गेट अ फील ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग क्या करने वाले हैं डिटेल में। तो अगले आधे घंटे 40 मिनट जितना भी हो, कोशिश करूंगा 40-45 मिनट्स में आपको पूरे दोनों यूनिट्स का एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे चीजों को देखते हैं वो नजर मैं आपको दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बातचीत की शुरुआत करते हैं आज बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द से ही जाहिर है कि इसमें कुछ मसला है। पहले इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द पर याद आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं वहां से। जैसा कि लिखा हुआ है यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इलेक्ट्रॉन करके एक ग्रीक शब्द है ये, जिसके बारे में बहुत पहले से लोगों को पता था। इलेक्ट्रो और इस वाले पार्ट का मतलब हो गया स्टैटिक्स। दिस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक्स व्हिच इज एट रेस्ट। ये हो गया इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, चार्जेस एट रेस्ट की बात यहां पर हो रही है। इतनी बात समझ में आई क्या? पक्का? चलो, तो इलेक्ट्रो, जैसा कि मैंने कहा, इलेक्ट्रो क्या था भाई? इलेक्ट्रो था ग्रीक शब्द है इलेक्ट्रॉन। ग्रीक में एक शब्द था इलेक्ट्रॉन, काफी पुराना शब्द है ये, ग्रीक शब्द है जिसका रिश्ता था चार्जेस से, कि वो फर क्लोथ को रब करते थे तो उसमें कुछ चार्ज आ जाता था। और वो सारी बातें आपको क्लास 8 से पता है, मैं उसके अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उसकी जरूरत भी नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्जेस एट रेस्ट। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा हो, क्या सर एट रेस्ट के अलावा भी कुछ हो सकता है? तो एक पूरी अलग से ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी और बेसिकली मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में पढ़ोगे, जिससे शब्द से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? चार्जेस इन मोशन। इसमें आप पूरा करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला पार्ट पढ़ोगे। और ये दोनों चीजें एकदम अलग किस्म की चीजें हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो पूरी यूनिट है वहां पढ़ोगे। और फिर इसका एक यूनिफिकेशन है, वो आप कॉलेज लेवल पे ज्यादा देखोगे डिटेल में। एक चैप्टर है ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जहां पर पूरे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का यूनिफिकेशन होगा और कुछ मैक्सवेल के लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएंगे, लेकिन वो एकदम अलग बात है। तो बेसिकली मैं कह रहा था आपसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब चार्जेस इन मोशन। ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है। ठीक बात है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर जो आपको पकड़ने वाला शब्द है वो कौन सा शब्द है? चार्ज। पकड़ने वाला शब्द आपके लिए कौन सा है? चार्ज। ये चार्ज क्या चीज होती है? ये चार्ज क्या चीज है? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका क्या मतलब है? चार्जेस का क्या सिग्निफिकेंस है? चार्ज पैदा कैसे होता है? जैसे आप लोग ने 11th में पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा है और पहले से भी आप लोग को रोजमर्रा के जीवन में ही पता है।
दो मासेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के कारण ही धरती के इर्द गिर्द मून घूम रहा है, चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे ही सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही। मैं पेन ड्रॉप करूंगा, ये पेन नीचे जा रही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और उसका बेसिक ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या था, पैदा कहां से होता था, मासेस। मासेस से ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होता था। वैसे ही इलेक्ट्रिकल फोर्स, अगर आप लेमैन की भाषा में कहें, इलेक्ट्रिकल फोर्स पैदा करने के लिए आपको चार्जेस की जरूरत है। अब भाई आपने कहीं देखा है इलेक्ट्रिकल फोर्स, कहीं आपने महसूस किया है? इलेक्ट्रिकल फोर्स से ज्यादा आपने महसूस किस चीज को किया होगा, ज्यादा ऑब्जर्व किसको किया होगा, मैग्नेट्स को किया होगा। आप लोग ने मैग्नेट्स से काफी बचपन में खेला होगा, आपको याद होगा नॉर्थ और नॉर्थ साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं, जबरदस्ती उनको लड़ाओ तब भी आप लड़ा नहीं पाओगे, उनको टच नहीं करा पाओगे दो नॉर्थ पोल को, वो अलग ही हो जाएंगे। और अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऑपोजिट पोल से हैं, आप यहां पे खट से उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैग्नेट्स से अट्रैक्शन रिपल्शन वाली बात आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर है, वो ज्यादा ऑब्वियस है। चार्जेस में आपने कम देखा होगा, ऑल्दो आप में से ज्यादातर बच्चों ने और जिन्होंने भी किया है, प्लीज ये वीडियो देखते वक्त तुरंत ही कमेंट करना, यस सर हमने ये किया था। हम लोग सेवेंथ में भी नहीं, मेरे ख्याल थर्ड फोर्थ फिफ्थ में करते होंगे लोग। ये ड्राई जब हेयर होता तो उस पे स्केल को ऐसे रब करते थे, स्केल को हम लोग रब करते थे और उसके बाद हम लोग टाइनी बिट्स ऑफ पेपर लेते थे और उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। किया है ना आप लोग ने, ज्यादातर लोगों ने किया होगा। उसमें यही फेनोमेना होता था, वहां पर चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना होता था, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ट्रैक करते थे, उसके बारे में मैं आऊंगा। खैर, जो जिस शब्द पे हम लोग अटके, जहां से बातचीत की शुरुआत कर रही है, जो पूरा जेनेसिस है इस पूरे ब्रांच का, वो है चार्ज। ये चार्ज पैदा कैसे होता है, चार्ज चीज क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। ठीक है, चार्ज, ठीक है, सिंबल वगैरह आप लोग ने 9th में 10th में ही पढ़ा है। चार्ज होता है, सिंबल होता है क्यू, यूनिट होती है कूलम। मैं सबके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं मैथमेटिकल पार्ट पर अभी नहीं आ रहा हूं। चार्ज पैदा कैसे होता है, तो आपको पता होगा, कोई भी अगर आप एटम ले लोगे तो एटम में दो हिस्से होते हैं, एक उसका न्यूक्लियस हिस्सा होता है, एक उसके इर्द गिर्द, अगर मैं बोर्स मॉडल की बात करूं अभी, उसके इर्द गिर्द, यह आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया। इतना आपने 9th में पढ़ रखा है, न्यूक्लियस, जिसमें सारा एटम का मास एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, सारा मास एंड पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो चार्ज वाली बात आ गई ना। और यहां पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं इसके इर्द गिर्द, और इनके बीच में भी एक फोर्स लगता है जो इनको घुमाता है इलेक्ट्रॉन को। जैसे धरती के इर्द गिर्द, यहां पे पढ़ोगे पूरा एक एटम्स चैप्टर है, जैसे मान लीजिए आपका सन है, इसके इर्द गिर्द जब प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो फोर्स इनको अट्रैक्ट करके घुमा रहा है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद होगा आपने 11th में किया था, एफ ग्रेविटेशनल, यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करता है, घूमने वाला फोर्स जो होता है कि नहीं। ऐसे ही एटम के भीतर यही कहानी होती है। यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगता है, जो एफ सेंट्रीपिटल के बराबर होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा कहां से होता है, नेगेटिव चार्ज तो दिख गया, मैंने कहा था इसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, इनका चार्ज हम कहते हैं क्या होता है, प्लस ई। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्लस ई। ई की वैल्यू वगैरह आप लोगों को पता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उतना आपको पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई। यहां से चार्ज पैदा होता है। एटम के भीतर जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उसके इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और एक एटम जो कि हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और यहां से ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यहां से पैदा होते हैं। अब जब हम बोलते हैं कि कोई बॉडी मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज हो गई, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, जैसे हमको पता है कोई एटम या कोई भी सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रल है, वहां हम क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रल है, वहां हम लिख सकते हैं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। जितने प्रोटॉन है उतने, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है बेटा, कुछ लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है। हम बोल सकते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जब हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब हो जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कम हो जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कम हो जाएंगे। समझना है, लिखना नहीं है, दिमाग में एक फील पैदा करिए। जब हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या हो जाएगा? E ग्रेटर देन P। P हमेशा याद रखिए, कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो बाय ट्रांसफर, ओनली बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर का माने गेन या लॉस, ट्रांसफर माने गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो सकता है। कभी भी प्रोटॉन्स नहीं बदलेंगे, नेवर चेंज। सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन से बदलेंगे, जिसकी बात अभी हमें नहीं करना है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में प्रोटॉन्स का नंबर कभी नहीं चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है, घट सकता है, लॉस ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बॉडी के चार्ज होने का मतलब या तो उसमें कुछ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो उसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन या लूज किया है इलेक्ट्रॉन। कभी भी प्रोटॉन का नंबर नहीं बदलता है। तो सब्सटेंसेस में चार्ज कहां से पैदा होता है? एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर किसी बॉडी में, मैंने कहा किसी बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसमें जो चार्ज पैदा हो जाएगा Q इज इक्वल टू -10E हो जाएगा। अगर हम ऐसे बोले किसी बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, किसी बॉडी में लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब उसमें नेट चार्ज जो पैदा हो जाएगा +5E का हो जाएगा। यहां से बॉडी में चार्जेस पैदा होते हैं। Q चार्ज का सिंबल होता है। चार्जेस का सोर्स क्या हो गया? फिर इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस, वहां से बॉडी में चार्ज पैदा होता है। और जब चार्ज पैदा होगा, जब बॉडी में चार्ज पैदा होगा, तो ये भी आप लोग ने पहले ही पढ़ रखा है और सुना भी होगा। मैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में नहीं जाऊंगा। मान लो अगर ये एक चार्ज है, मान ली, और दूसरा एक चार्ज है, मान लीजिए -Q है, तो ये Q था, तो हम यहां कह सकते हैं P लेस देन E था, सॉरी यहां पर E लेस देन P था, या E ग्रेटर देन P है। और जब ये दोनों अगल बगल रखे होंगे, मान लीजिए कोई इनमें डिस्टेंस R है, तो आपको क्या पता है? इनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक F इलेक्ट्रोस्टैटिक, या आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं कूलम्बिक भी। F इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स पैदा होगा, जिसकी वैल्यू आगे आप पढ़ोगे। अभी नोट नहीं करना है, समझने के लिए बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये सब फोर्स लगने लग जाता है। और दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। और दोनों पॉजिटिव होते, प्लस प्लस होते, तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव हो जाता है। तो ये सब बातें आपको पहले ही पता है, थोड़ा सा मैंने बता दिया। फिर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, वो हम लोग अलग से डिटेल में, मैं उस पर जब मैं बस यहाँ पर इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, फील क्या होता है। तो अभी आपको फॉर्मूले वगैरह नोट नहीं करने हैं, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, वेक्टर फॉर्म है, एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो फोर्स वगैरह लगता है, ये कुछ इसी तरह का फोर्स है, याद करिए जैसा ग्रेविटेशन में क्या लगता था? G m1m2/r²। दोनों ही फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले फोर्सेस थे। कैसे फोर्सेस थे? इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले फोर्सेस थे। इन दोनों फोर्सेस की दो कहानी थी, दो शब्दों पर मैं जोर दूंगा, ये दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक बात है सेंट्रल फोर्स, दोनों ही फोर्सेस कैसे होते? सेंट्रल फोर्स होते थे। और एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे हम, कंजर्वेटिव फोर्स। इन दोनों शब्दों पर मैं आऊंगा। ये 11th कैरी फॉरवर्ड है और इनका बहुत ज्यादा स्पेशल सिग्निफिकेंस है, तो ये दोनों बातें बहुत ध्यान से सुननी है। सेंट्रल फोर्स कहने का क्या सिग्निफिकेंस है और कंजर्वेटिव फोर्स कहने का क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर थोड़ा हम लोग 5 मिनट डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहली बात मैंने बोली ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है always acts along the line, the line joining the center of two bodies, always acts along the line joining the center of two bodies। माने, इसका माने क्या हुआ सर? इसका माने बेटा ये हुआ कि ये मान लो +Q था और ये मान लो -Q था, तो जो इनको जोड़ने वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये फोर्स जो इस पे लग रहा है वो इधर लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, ये इस लाइन के अलोंग लगेगा जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। रैंडमली ये फोर्स ऐसा है, जैसे मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे वो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है इस लाइन के, इसलिए वो सेंट्रल फोर्स नहीं है। या मान लो कोई चार्ज अगर यहां होता +2Q, दोनों में
इन दोनों में फोर्स लगता, इन दोनों में अगर फोर्स लगता, ये इनके सेंटर्स को लाइन ज्वाइन कर रहा है, दोनों प्लस प्लस वाले फोर्स है, इस पर फोर्स इधर लगता रिपल्सिव, इस पर इधर लगता, हमेशा ये फोर्स इस लाइन के ज्वाइन अलोंग लगेगा जो उन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर रही है। बात समझे? सेंट्रल फोर्स का मतलब इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू फोर्सेस। का एक दूसरा सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन अभी इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं है। कंजर्वेटिव शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव इन नेचर, इससे मैं आगे आऊंगा। अभी उसमें एक लाइन में बता दे रहा हूं, अभी मैं आगे आऊंगा इस पे। मतलब पाथ इंडिपेंडेंट होता है ये फोर्स, ये पढ़ा है आप लोग ने 11th में। स्प्रिंग फोर्स इसका एक और लॉजिक था, एक और एग्जांपल था। स्प्रिंग फोर्स हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव इन नेचर थे। इस पे एक बार अभी आगे आऊंगा। अब इस बात पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं, कुछ और चीजें मुझे बतानी है, ठीक है? तो ये बात हो गई, ठीक है? इतनी बात, थोड़ा सा मजा आया, थोड़ा सा महसूस हुआ क्या हम बात कर रहे हैं, चार्जेस क्या चीज होती है, फोर्स कैसे पैदा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं आपस में। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले एक दो ये थोड़ी कुछ अलग तरह की चीजें बता देते हैं। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस चार्जेस, ये दो शब्द आएंगे बहुत ज्यादा। डिस्क्रीट का माने होता है अलग अलग, डिस्क्रीट का माने होता है अलग अलग। अलग अलग, डिफरेंट, मतलब ये एक चार्ज हो गया, 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 ये एक चार्ज हो गया। तो इन सब का अगर वो करना है तो हम नॉर्मल सिग्मा कर देंगे, क्यू आई। अगर मान लो टोटल क्यू निकालना है, आई इज इक्वल टू 1 to n, सारे चार्जेस को जोड़ देंगे, एल्जेब्रिकली सब जोड़ सकते हैं। ये मान लो +5 कूलम था, ये -3 कूलम था, ये 2 कूलम था, जो भी था हम ऐसे कर लेते हैं। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, इनका ट्रीटमेंट थोड़ा आसान होता है, लेकिन नेचर में ऐसे चार्जेस आमतौर पर नहीं पाए जाते। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। माने ये कोई बॉडी होगी, ऐसे 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 रैंडम सी कोई बॉडी होगी, इस पे चार्ज का स्प्रेड होगा, आपको टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। इस पूरी बॉडी के सरफेस पे मान लीजिए चार्ज है हर जगह प्लस 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 प्लस, तो आपको इस चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें जब हमें चार्ज निकालना होगा, इसमें हमेशा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dq, फिर देखेंगे क्यू को फंक्शन बनाएंगे और वो सारी बातें करेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फिर मैं थोड़ी सी बात करूं, ये आपको थोड़ा समझ में आया। डिस्क्रीट का माने अलग अलग, सारे चार्जेस सेपरेटेड है, नॉर्मल सिग्मा ला के समेशन कर सकते हो। लेकिन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लगातार कोई सेपरेशन नहीं है उनके बीच में, तो वहां पर नॉर्मल समेशन नहीं कर सकते, सिग्मा नहीं लगा सकते, आपको इंटीग्रेशन से टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। क्यू की जो वैल्यू यहां पर है वो ये हो जाएगा, ठीक है? अब ये जो सॉरी, अब ये जो कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट वाले तो बड़े इजी है, सिंपल है, वो तो हो जाता है। जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर हम थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस आता है, उसमें बड़े तरह अलग अलग तरह के सवाल भी बनते हैं। बस मैं समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है? उसमें थोड़ा अलग अलग तरह के सवाल भी बनते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसमें एक चीज होती है, आप लोग तीन चीजें पढ़ोगे आमतौर पर। एक चीज पढ़ोगे लाइन ऑफ चार्ज, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। लाइन ऑफ चार्ज का मतलब बेसिकली एक बॉडी है, या ये सब आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है। लाइन ऑफ मतलब ऐसे ऐसे चार्ज है, मान लीजिए। और यहां पर हम जो डिफाइन करते हैं, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल होता है लैम्डा, एंड दिस लैम्डा इज q by l या dq by dl, dq by dl। और आपको फिर dq क्या लिख सकते हो यहां से? लैम्डा dl। सुनना समझना नहीं, अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, बस सुनना। और फिर q आपको निकालना है, जो टोटल q निकालना है, तो इंटीग्रल ऑफ dq हो जाएगा, लैम्डा dl का इंटीग्रल हो जाएगा, जहां से जहां तक करना हो li से lf तक वो आप फंक्शन बनाकर कर लोगे। तो एक जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो क्या हो गया? लाइन ऑफ चार्ज, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। वहां लीनियर मास डेंसिटी की बात होती थी, कुछ वैसा ही है। दूसरी चीज हो जाती है शीट ऑफ चार्ज, ये 1D बॉडी होगी, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इन सब चीजों का, तो थोड़ा समझ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरी ऐसी क्या चीज होगी? एक होगी शीट ऑफ चार्ज।
शीट ऑफ चार्ज कैसा हो गया, ये 2D में बात कर रहा हूं मैं, शीट ऑफ चार्ज कैसा हो गया, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई सर्कल है, कोई इस तरह की चीज है जिस पर स्प्रेड है चार्ज का, मान लीजिए कुछ ऐसे ऐसे, प्लस माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस दिखाने की आदत थोड़ी पड़ गई है। तो यहां पर एक चीज हम डिफाइन करेंगे, जैसे यहां पर है ना, हम यहां पर बात करेंगे किसकी, हम यहां पर बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल होता है सिग्मा, विच इज dq by dA, चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहां से जब dq निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिग्मा dA हो जाएगा, सिग्मा dA, और q निकालना होगा तो इंटीग्रल ऑफ dq विच इज सिग्मा dA का इंटीग्रल। नहीं समझे बात, पक्का समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही 1 2 अगर हो गया, तीसरी चीज क्या हो सकती है, समझ में आ रहा होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये किस तरह की बॉडीज में होगा, ये 3D बॉडीज में होगा, और यहां हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे रो, जिसकी वैल्यू हो जाएगी dq by dV, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फिर dq क्या हो जाएगा, रो dV, dq क्या हो जाएगा, dq क्या हो जाएगा यहां से, रो dV, और फिर आप इंटीग्रेट करके q हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ रो dV। ये समझने के लिए अभी नोट नहीं करना, बस समझा रहा हूं कैसे रिलेट करना है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी आएगी तो परेशान नहीं हो जाना है, लीनियर 1D 2D 3D तो परेशान नहीं हो जाना है, इस तरह की टर्मिनोलॉजी आएगी तो परेशान नहीं हो जाना है। 1D 3D का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई स्फीयर है, पूरे अंदर अंदर हर जगह चार्ज भरा हुआ, कोई स्फीयर है ऐसे ऐसे ऐसे, सिलेंडर है हर जगह चार्ज भरा हुआ है, तो उसमें आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो ये इस पर ज्यादा काम करना हो, खासतौर से जेईई वगैरह में ज्यादातर सवाल आपके इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, डिस्क्रीट चार्जेस से सवाल कम बनेंगे, ठीक है। गॉस लॉ वगैरह में और इसके बारे में डिटेल में बात सुनोगे, ठीक है। आगे बढ़ो। अब अगली और जो इंटरेस्टिंग बात है कि आखिर ये चार्जेस अपना इफेक्ट दिखाते कैसे हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक चार्ज आपने ले लिया, पानी पी लो इसके, जैसे मैंने कहा था एक चार्ज है मान लीजिए ये प्लस क्यू, और दूसरा चार्ज है मान लीजिए माइनस क्यू, आपस में अट्रैक्ट, इसको अट्रैक्ट, इसको देखते तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस क्यू तो रिपेल कैसे करता है, मतलब कोई बीच में कोई चीज होती है, बीच में हवा होगा, वैक्यूम होगा, आपस में ये एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बोलूं, हाउ टू दे इंटरैक्ट, कैसे पता लगता है इसे कि मुझे आकर्षित करना है। जैसे आपको तो पता लग जाता है, कोई आप सुंदर बालक है, सुंदर बालिका है, तो देखकर दूसरे को अट्रैक्ट जाता है, तो वहां तो एक कनेक्शन काम कर जाता है। यहां पर कैसे पता लगता है कि इसे अट्रैक्ट करना है, इसे रिपेल करना है, कैसे ये होता है। यहीं पर एक कंसेप्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। किस चीज का कंसेप्ट आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। दरअसल मैग्नेट में आपने पढ़ा भी था, मैग्नेटिज्म में जो पढ़ा था, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, मान लीजिए कोई चार्ज है प्लस क्यू, ऐसे रखा हुआ है यहां पर, इसके चारों तरफ तरंगे निकलती हैं, इसके चारों तरफ क्या निकलती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी के तौर पर एक ये दिखती नहीं है, ये अदृश्य है, ये है ऐसे हर जगह पर एक इससे वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चीज ट्रेवल करती है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये वाकई में एक चीज है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे साउंड वेव है वैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे लाइट वेव है उस तरह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको वैसे आप देख पाना मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में हर जगह, सिर्फ 2D में नहीं, पीछे आगे हर जगह इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। जैसे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वैसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और ये कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है, जाके R इक्वल टू इंफिनिटी पर ही E की वैल्यू 0 होगी। एक जगह और हो सकती है, अलग से बताऊंगा कहां इसकी डिसकंटिन्यूटी पैदा होती है, कंडक्टर पर, वो अलग बात है। और इस रीजन के भीतर जैसे ही कोई चार्ज आता है, इसका डायरेक्शन ऐसे अवे अवे है, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो अवे अवे है, ठीक है। इसके रीजन में जैसे ही मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज आया इसके परव्यू में, तुरंत इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, और ये नेगेटिव है तो इसको इस तरफ इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगी। और मान लीजिए इसी के बजाय अगर यहां पर मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, मतलब उसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये प्लस का चार्ज है, ये इसको बाहर की तरफ भेज देगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से
पूरे 3D कोई भी चार्ज होगा या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, तो वो पूरी 3 डायमेंशनल स्पेस में फील्ड पैदा करेगा। तरंगे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हुए हर जगह तक पहुंचेगी। कोई दूसरा चार्ज जब उसके परव्यू में आएगा, उसके फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा, तो अपने माइनस या पॉजिटिव के हिसाब से वो अट्रैक्ट या रिपेल हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएगा, उस पर फोर्स लगेगा। एक फॉर्मूला होता है, वो आप आगे दोगे, F इज इक्वल टू QE, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू QE होता है, वो आप आगे पढ़ोगे। बात मेरी समझ में आई? नहीं आई? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा एक सेंस पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चीज क्या है। फॉर्मूला वगैरह आप K/R² और अलग अलग फॉर्मूले आप सीख जाओगे, एक सेंस पैदा हुआ थोड़ा। अगर एक सेंस आपको पैदा हुआ है यहां से, ठीक है, पक्का, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोटेंशियल, अगर आपको एक सेंस पैदा हुआ तो एक आप नई चीज देखो। अब मैं उस पर आऊंगा कंजर्वेटिव नेचर पर। मान लो देखो ये प्लस क्यू है, मैं माइनस क्यू भी ले सकता था, लेकिन मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक प्लस क्यू ले लेते हैं। ऐसे ऐसे हर जगह इससे। अच्छा, जो फील्ड लाइंस बना रहा हूं क्या दिखती है, ये ऐसे होती है? नहीं, दिखाने के लिए है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड दिखती थोड़ी है, होती है लेकिन ना, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है लेकिन होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। अब आप ये कह रहे हो, पहली बात, जो चीज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है उसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। एक टर्म आप बहुत इस्तेमाल होगा, जो चीज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। और जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होगी, जो इसके इफेक्ट में अट्रैक्ट या रिपेल होगी, उसे क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, जिसको कई बार Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से, इस पे प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो मान लीजिए एक -Q चार्ज यहां आया, ठीक, इसने तुरंत उसको अपनी तरफ, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो उल्टा फोर्स लगा, इधर अट्रैक्ट कर लिया भाई, ठीक है। अट्रैक्ट किया तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये चार्ज कैसे था? ये चार्ज था मान लीजिए यहां रेस्ट पर, कैसा था? रेस्ट पर था। और इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसने इसको अट्रैक्ट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। जब अट्रैक्ट किया तो इस पे क्या हुआ? इस पे कुछ काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई। ये V = 0 था शुरू में, अब जब इधर आएगा तो कुछ V इंक्रीज हो गया इसका, मतलब इसी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। क्या आया? चेंज आया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया तो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से आपने पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब जब भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, ये फील्ड कुछ काम कर रही है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की हम लोग बात करने लगेंगे, वहां पर के और यू का कंसेप्ट आ जाएगा और पोटेंशियल का कंसेप्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगी, मतलब उस चार्ज पे कुछ काम करेगी। वो जो काम करेगी, जैसे जब इस पेन को मैं छोड़ता हूं नीचे जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इस पे कुछ काम कर रही है। काम करने से क्या पैदा करती है? इसमें काइनेटिक, जब भी फील्ड का अट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व है तो ये क्या कर रहा है? इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इसकी स्पीड बढ़ती है, तेज रफ्तार से नीचे गिरती है। मैं ऊपर फेंकूंगा इस पेन को तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड से उल्टा हमें जबरदस्ती भेजना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक वैसा ही यहां पर भी होगा। अभी उस पर थोड़ा आते हैं। तो बात समझे, फील्ड पैदा हो रही है, फील्ड से वर्क डन हो रहा है, और जहां पर भी वर्क डन हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा, तो अब उस पे आते हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब उस पे आते हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब है, 2-3 मतलब है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, माने इंडिपेंडेंट है, ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। माने कहने का है, और समझा रहा हूं, रुकिए 1 मिनट। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी रीजन में, ऐसे ऐसे है। आपको मान लो P से Q पे आना है। आपको कहां आना है? P से Q पर जाना है। किसी चार्ज को, -Q को P से Q पर जाना है।
इसमें ये तीन रास्ते इख्तियार कर ले, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे 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 आ जाए, किसी भी तरीके से आप जाएंगे P से Q, किसी भी तरीके से अगर आप P से Q जा रहे हैं, वर्क डन जो PQ होगा वो तीनों ही केसेस में सेम होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ये कहने का मतलब है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मेरी बात समझे? नहीं समझे? फिर से बताऊं। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए बोलते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बोलते थे, बॉल को ड्रॉप करो तुम, मतलब चाहे मतलब अगर पॉइंट ए से बी है, चाहे ये बॉल ऐसे यहां पर आए या ऐसे यहां पर जाए, दोनों ही के कंडीशन में जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम होगा। वैसे ही इनिशियल, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, इस पर ध्यान देना। इलेक्ट्रोडायनेमिक या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये बात ट्रू नहीं होती है, जो हमारे कोर्स में नहीं है, डिटेल में नहीं जाना उसके। हमारे कोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, या आप कोई पाथ फॉलो करो, सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। यहीं से तुरंत एक बात निकल के आती है, वर्क डन इन साइकिल हमेशा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लोज पाथ में इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो वर्क डन इन साइकिल 0 हो जाएगा। और अगर आपको याद हो, जहां पर भी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल का कंसेप्ट आ जाएगा, जिस पे हम आगे बात करना चाहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल का कंसेप्ट आ जाएगा। ये जो पोटेंशियल है एक दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को देखने का, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का एक दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या चीज है भाई? देखा जाए यहां पर रिलेशन बिटवीन E एंड V। एक रिलेशन मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी बहुत ज्यादा काम आएगा, बस सुन लेना। कैसे आया मैं बताता हूं, इसका मतलब भी क्या है वो भी बताता हूं। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। इनफैक्ट सही तरीका होगा इसको लिखना dv बाई डी आर कॉस थीटा है। अभी समझा रहा हूं, रुक जाओ, परेशान नहीं होना। क्या है ऐसा कहने का मतलब? मान लो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से कोई चार्ज Q नॉट है जो यहां से यहां आ रहा है, जो यहां से यहां मान लो ए से बी आया। ठीक, तो वर्क डन BA अगर आपको याद हो तो ये कितना हो जाएगा? F dr B2A, B2A जो भी है वैल्यू, वर्क डन BR कितना हो जाएगा? F dr B2A, जिसको हम I क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था F का फॉर्मूला क्या होता है? Q नॉट E dr, डॉट है तो cos थीटा भी लगा देना चाहिए, डॉट है तो cos थीटा भी लगा देंगे। B2 मैथमेटिकली बता रहा हूं, फिर फील भी करके बता रहा हूं। अभी मैथमेटिकली बता रहा हूं, फिर फील भी करके बता रहा हूं। B2A। ठीक, एक चीज और आप देखोगे, वर्क डन का एक और फॉर्मूला आप देखोगे, वर्क डन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन बाय ये फील्ड है ना। एक सेकंड मैं आपको एक चीज बता दूं थोड़ा। आप लोगों ने पढ़ा था W एक्सटर्नल जो होता है 10th में, डेल्टा U होता है या UF माइनस UI होता है, पढ़ा था आप लोग ने। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द फील्ड स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय, जैसे जब मैं इस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं ना। जैसे मान लीजिए ये है, ये जमीन है, ये एक बॉल है, बॉल से समझना बड़ा आसान है। जब आप इसको ऊपर फेंक रहे हो तो कौन काम कर रहा है? एजेंट काम कर रहा है। एजेंट वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी, एजेंट वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं W एक्सटर्नल जो है वो पॉजिटिव होता है और जो वर्क डन बाय फील्ड होता है वो नेगेटिव होता है। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हमने बात की थी U बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, K घटेगा, क्योंकि K प्लस U हमेशा कांस्टेंट रहता है कंजर्वेटिव फोर्सेस में। K प्लस U पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम सेम रहता है, लेकिन जब भी एजेंट काम करेगा, एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा, U बढ़ेगा, K घटेगा। जो आप देखते हो, जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल की वेलोसिटी क्या होती है? लगातार कम होती रहती है। वेलोसिटी कम होती है माने काइनेटिक एनर्जी कम होता है, और mgh पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहती है, क्योंकि एजेंट ने काम किया है हूबहू। और इसका उल्टा भी, जब बॉल नीचे आ रही है, जब बॉल नीचे आ रही है तो क्या हो रहा है? इसका उल्टा हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। ऑपोजिट का मतलब क्या? फील्ड काम कर रही है। इस बार फील्ड का वर्क पॉजिटिव है, एजेंट का वर्क डन नेगेटिव है,
और इसका मतलब क्या हो गया, U घटेगा K बढ़ेगा। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब बॉल को ड्रॉप करते हो तो उसकी जब नीचे जाता है उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है तो फील्ड उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है जब एजेंट फील्ड के अगेंस्ट काम करता है। अब मान लो तो ये W एक्सटर्नल इक्वल टू UF माइनस UI होता है, ये आप लोग को पता है, ठीक है। और V जो डिफाइन होता है, जो डेल्टा V जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है वो होता है UF माइनस UI पर यूनिट चार्ज अपॉन, अभी आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज, ये एक्सप्लेन करता है आपके डेल्टा V विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी एक दूसरे तरीके से इस बात को समझाता हूं, अभी तो मैथमेटिकली समझाया है, एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। यहीं से ये बात बन जाती है W एक्सटर्नल इज Q नॉट डेल्टा V, या Q नॉट dV भी लोग लिख लेते हैं, Q नॉट dV का इंटीग्रल, ये बात भी लोग लिख लेते हैं, Q नॉट dV का इंटीग्रल। अब इसको एक और तरीके से समझाता हूं, फिर इस पे मैं लौटूंगा, एक बार और ट्राई करता हूं समझाने का, आपको देखते हैं समझ आ जाता है कि नहीं। मान लीजिए प्लस चार्ज, प्लस Q चार्ज था, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की, फील्ड लेना है, सब अलग से पूरे डिटेल्ड वीडियो में सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन सब सिखाऊंगा, सवाल लगाना सिखाऊंगा, अभी फील्ड लेना है, परेशान नहीं होना है। मान लो एक चार्ज है यहां पर माइनस Q नॉट, ऐसा एक चार्ज है, क्या है चार्ज, माइनस Q नॉट। अब बताओ ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, जब अट्रैक्ट होगा तो अपने आप यहां आ जाएगा ना, अपने आप इसकी तरफ चलता हुआ आ जाएगा, ठीक। और मान लो यहां पर रखा होता कोई चार्ज Q नॉट, ये क्या होता भाई, इससे रिपेल होता, दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाता, ये इधर जाता, ठीक। अब मान लो ये A है, ये पॉइंट B है, या ये, हाँ ये पॉइंट B है, यहां ये पॉइंट मान लो ये A है, ये भी इसमें B है, A डैश B डैश है, मतलब समझने के लिए बस। अब बताओ, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना, मुझे इसको A से B लेके जाना है, इसको भी A से B लेके जाना है। किस कंडीशन में एजेंट को काम करना पड़ेगा, किस कंडीशन में, सोच के बताना, किस कंडीशन में W एक्सटर्नल पॉजिटिव होगा यहां और किस कंडीशन में W एक्सटर्नल नेगेटिव होगा, या W फील्ड किस में पॉजिटिव होगा, W फील्ड किस में नेगेटिव होगा। आराम से सोचकर, 1 मिनट पॉज करो, सोचो, फिर मेरे को बताओ दोनों कंडीशंस में क्या स्थिति बनेगी, सोच के आराम से बताओ। जब ये माइनस Q नॉट वाला चार्ज है, ये अट्रैक्ट हो रहा है, अपने आप चला जाएगा, ऑन इट्स ओन चला जाएगा, ऑन इट्स ओन चला जाएगा, मतलब यहां फील्ड काम करेगी, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन नेगेटिव होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, वो चार्ज का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, मुझे उम्मीद है ये बात कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है, आ रही है पक्का, श्योर। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, ये A से B जबरदस्ती रिपेल कर रहा था ना, मैग्नेट रिपेल कर रहा है, नॉर्थ को नॉर्थ, आपको ढकेल के लेके जाना पड़ेगा, इस चार्ज को ढकेल के आपको A से B की तरफ लेके आना पड़ेगा। यहां W एक्सटर्नल पॉजिटिव होगा, वर्क फील्ड नेगेटिव होगा, यहां पर K कम होगा, U बढ़ेगा, जो आप काम कर रहे हो वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की तरह। थोड़ी बात समझ में आई, नहीं आई समझ में, पक्का आई। तो माने फील्ड को दिखाने का एक तरीका, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है पोटेंशियल के टर्म्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टर्म्स में, जिसको हम डिफाइन करते हैं VB माइनस VA जो होता है, VB माइनस VA जो है वो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B टू A in carrying a unit charge, W external, sorry A to B होगा ना, A से B लेके आ रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग पर यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज को A से B लेके आने में, 1 कूलम चार्ज को A से B तक लेके आने में एक्सटर्नल एजेंट को जो काम करना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बात समझ में आई?
जितना एजेंट को काम करना पड़ेगा ए से बी जाने में पर यूनिट चार्ज, एक कूलम चार्ज के लिए किसी रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर एक पॉइंट को, जैसे ये फाइनल है, इनिशियल पॉइंट को हम इंफिनिटी कर दें, मान लीजिए, क्या कहने का मतलब है इंफिनिटी करने, क्या मतलब है, ये चार्ज समझ जाओ यहां होने के बजाय बहुत दूर होता इंफिनिटी पर, तो अपने आप इसकी तरफ दौड़ा हुआ चला आता, अपने आप इसकी तरफ दौड़ा हुआ चला जाता। तो इस कंडीशन में अगर W एक्सटर्नल इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट P इज नोन एज अपॉन Q नॉट इज नोन एज VP, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। जब हमने इनिशियल पॉइंट को इंफिनिटी से कर दिया तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। और दोनों पॉइंट्स डिफाइंड है, अगर इंफिनिटी है एक पॉइंट तो हम पोटेंशियल बोलते हैं सिर्फ, और दोनों पॉइंट्स डिफाइंड है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। थोड़ी बात समझ में आई? पक्का? तो कोई भी रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पर कोई भी रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या हर पॉइंट पर इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VA डैश, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VB डैश, हर पॉइंट का कोई पॉइंट Q है, C है, इसका पोटेंशियल होगा VC, हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइंड होगा, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है KQ/R, वो वगैरह निकालना हम सब सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी डिफाइंड होगा। बात थोड़ी समझ में आई? पक्का? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है मुझे पता है, थोड़ा लंबा तो नहीं हो रहा है, नहीं ज्यादा लंबा नहीं हो रहा, 40 मिनट ही हुए, बस वाइंड अप करते हैं, ज्यादा नहीं बचा हुआ है, ज्यादा नहीं बचा है। व्हाट आर वी अप टू? ठीक है, हाँ बस 2 ही 3 चीजें हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था, इस पे आते हैं, रिलेशन बिटवीन E एंड V, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr cos थीटा, कहां से आता है? ठीक है, तो ये तो हो जाएगा नॉर्मल, हम लोगों को तरीके से पता है, Q नॉट E dr cos थीटा, WBA हो गया मान लीजिए, ठीक। अभी एक चीज मैंने आपको बताई, एक और चीज मैंने बताई कि WBA को हम कैसे लिखेंगे, एक और तरीका मैंने आपको बताया, WBA को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q नॉट W एक्सटर्नल वुड बी नेगेटिव ऑफ, विल बी नेगेटिव ऑफ, क्योंकि वर्क डन बाय फील्ड है, वर्क डन बाय फील्ड है, W एक्सटर्नल विल बी नेगेटिव ऑफ माइनस WBA विच इज माइनस Q नॉट dV, क्योंकि dV क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने क्या कहा था? W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर Q नॉट चार्ज, Q नॉट इंटू dV लिख सकते हैं। अब इन दोनों को, यह आपका क्या है, W एक्सटर्नल मान लेते थे। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, ये भी इंटीग्रेट है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखोगे, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे, E इज इक्वल टू Q नॉट कट जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr cos थीटा। इसके बड़े फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हैं, इसे बोलते हैं, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहां से एक यूनिट भी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर। ये कहने का एक तरीका हुआ कि जहां पर भी हर पॉइंट पर जैसे किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होती है, वो एक वेक्टर फॉर्मुलेशन है, उसी को स्केलर फॉर्मुलेशन में, वर्क डन के फॉर्म में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में देखते हैं, और इनके बीच का रिश्ता ये हो जाता है। इसमें से पता है तो हम दूसरा बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। डेल्टा भी निकालना होगा तो E dr cos थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा, और E निकालना होगा तो dV/dr से निकाल देंगे। अच्छा, माइनस क्या कह रहा है भैया, इस पे बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ा बता देता हूं बस। मान लीजिए ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे अवे जाती हैं लाइंस। अब मान लो यहां पर, यहां से आप A है, ये पॉइंट B है, ठीक। जब आप A से B जाओगे, मान लो आपने यहां चार्ज Q नॉट रख दिया है, जब आप A से B जाओगे तो फील्ड काम करेगा, आप काम करोगे, फील्ड काम करेगा, आप काम करोगे। इसमें क्या होगा, रिपेल होगा, इसमें फील्ड डज वर्क। फील्ड डज वर्क का मतलब क्या होगा, U घटेगा, U घटेगा,
के बढ़ेगा, सॉरी यू घटेगा के बढ़ेगा, माने डेल्टा यू नेगेटिव होगा या डेल्टा वी जो है डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट जो होता है वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि डेल्टा यू डब्ल्यू एक्स टेबल होता है। तो मतलब जब आप फील्ड की दिशा में जाओगे, ठीक है, जब आप फील्ड की दिशा में जाओगे इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड ई डीवी इज इक्वल टू माइनस ईडीआर कहने का मतलब, माइनस ईडीआर कहने का मतलब इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड वी डिक्रीजेस। हम ए से बी गए, हम कह सकते हैं वी बी इज लेस देन वी ए। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड ई डिक्रीजेस, इन डायरेक्शन ऑफ ई वी डिक्रीजेस। ये माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि फील्ड की दिशा में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। ये बात हम लोग डिटेल में करेंगे, मैं इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। खैर, जो बात मैं कहना चाह रहा था, जो समझने सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक चार्ज है, उसके कारण हर पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे डिफाइंड है, तो स्केलर्स का फॉर्मुलेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में। इतनी बात फिलहाल के लिए काफी है। इस एक्सप्रेशन का सिग्निफिकेंस, डेरिवेशन, वो सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये बात हमने कर ली, ये बात हमने कर ली, ये बात हमने कर ली। फ्लक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्लक्स अनदर वे, ये एक दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का। इसका थोड़ा सा रिश्ता आप निकाल सकते हो। आप लोग ने क्लास फ्लूइड मैकेनिक्स में स्ट्रीमलाइन फ्लो वगैरह के बारे में पढ़ा था, कुछ वैसे ही देखने की हम लोग कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहां पर हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसे तेल की, पानी की एक धारा के रूप में देखो। गिवन स्पेस से ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एनर्जी का फॉर्म है, उसको पानी की एक धारा के तौर पर देखो। और गिवन एरिया से, गिवन सरफेस एरिया से कितना सारा ये फील्ड पास हो रहा है, वो उस रीजन के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजर हो जाएगा। फिर से बताऊं, अगर आप फील्ड को आप पानी की धारा के तौर पर देखो, तो मान लो मेरा ये हाथ है, एक 2D रीजन है, इससे कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर पा रहा है, कितनी फील्ड फॉर्म पास हो पा रही है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आप देखोगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये फिर से कॉस थीटा क्यों आ गया भैया? कॉस क्योंकि एंगल का फर्क पड़ेगा। ऐसे है तो सबसे अधिक लाइंस क्रॉस कर जाएंगी, लेकिन मान लो यही इसको मैं ऐसे रख दूं तो सारी लाइंस तो अब नहीं क्रॉस कर पाएंगी। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो कुछ ही लाइंस, पहले सारी लाइंस चली जा रही थी ऐसे ऐसे। एक बार बताऊं कॉस थीटा कहां से आ गया? मान लो एक बार ये ऐसे है और यही वाला सरफेस एक बार ऐसे है, और मान लो फील्ड लाइंस आ रही है। फील्ड लाइंस तो वही है, आप देख सकते हो कि जब ये टेढ़ा वाला जब सिनेरियो है, ये वाला जब सिनेरियो है, तो इससे कम फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, जबकि इससे ऑलमोस्ट सारी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो इसी बात को थीटा कॉस थीटा आता है। जब देखो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पर कॉस थीटा लेस देन 1 हो जाएगा। अब वो कैसे निकालते हैं थीटा, वो सब आएगा, लेकिन कॉस थीटा का सिग्निफिकेंस क्या दिखाता है? ओरिएंटेशन ऑफ जो 2D सरफेस है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है एरिया वेक्टर, उसके बीच का एंगल होता है, वो आगे बात करेंगे, तो वो उसको दिखाता है। इसको देखने का एक तरीका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक दूसरा तरीका है गिवन रीजन में फील्ड को देखने का, गिवन 2D रीजन में फील्ड को देखने का। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फिर यहां से ई हो जाता है, ई डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रल आप कर लेते हो, यहाँ से सॉरी फाई यहाँ से निकल जाता है। ठीक, खैर इसको एक बहुत ल्यूसिड, बड़े मजेदार तरीके से एक आगे पढ़ोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है गॉसेस लॉ, जिसका डिटेल्ड में मतलब डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन उसका वो बताऊंगा मैं, जिसको बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी 3D सरफेस। किसी 3D सरफेस के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आता है। इसका माने क्या है, यूजेस क्या है, बहुत फार रीचिंग इफेक्ट्स है, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जो हम लोग ये पार्ट गॉसेस लॉ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ पूरा एक यूनिट है जो मैं अलग से आपके लिए पढ़ाऊंगा। यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक मसला क्लियर है
तो आज हम लोग लास्ट बात पे पहुंच सकते हैं इसके साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कंडक्टर्स, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़े। कंडक्टर्स की आपको पता है फ्री चार्जेस होते हैं इसके पास। फ्री चार्जेस बेसिकली मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए यहीं से एक बात आप ध्यान देखोगे कि कोई भी कंडक्टर है ना, आप उसको मान लो चार्ज दोगे, आप इसको चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पे होगा। सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? इसके सरफेस पे होगा। क्यू इनसाइड जो होता है, ये मान लीजिए कोई रीजन है, मान लीजिए ऐसा ऐसा है, ये जो अंदर वाला रीजन है क्यू इनसाइड, हमेशा कंडक्टर के इनसाइड चार्ज जीरो होता है। ऑल चार्जेस रिसाइड ऑन सरफेस, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। ऑल चार्जेस रिसाइड ऑन सरफेस। और यहीं से दो बातें और निकल कर आती हैं, यहीं से दो बातें और निकल के आती हैं। ई इनसाइड जो है, हमेशा किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमेशा जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। इसको एक टर्म बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यहीं से निकल के आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है? इस पर एक सवाल भी आता है, कहीं बिजली चमकने लगे या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको हम कंडक्टर, एक मेटेलिक कंडक्टर, एक कंडक्टर के बक्से में, एक बक्से में रखेंगे, मेटेलिक बक्से में रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर बाहर कितनी भी फील्ड हो, बिजली गिर रही हो, बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप एक कंडक्टर के भीतर हो तो आप उस पूरे इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से शील्डेड होगे। कुछ भी हो जाए, कितनी फील्ड बढ़ा दो, कंडक्टर के इनसाइड ई हमेशा जीरो होता है। और यहीं से बात निकल कर आती है, कंडक्टर के अंदर V हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। कंडक्टर के हर पॉइंट पर V जो है कांस्टेंट हो जाएगा। और कोई बोले सर ये बात कहां से आई है, तो आप सीधे ये बात यहां से देख सकते हो। मैंने कहा था E इज इक्वल टू माइनस dV/dr cos थीटा। तो अगर आप इसको जीरो कर दोगे तो माने dV जीरो हो जाएगा। dV जीरो का मतलब V कांस्टेंट हो जाएगा। तो एट एवरी पॉइंट इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर V की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कंडक्टर की, ध्यान देना है। कोई भी कंडक्टर होगा, आप इसको कितना भी चार्ज दे दो, सारा का सारा चार्ज कहां होगा? उसके सरफेस पे होगा। अंदर चार्ज कंडक्टर के हमेशा जीरो होगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सब डिटेल में पढ़ेंगे, प्रूफ भी सब करेंगे। ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। कोई कंपोनेंट ई का सरफेस के लॉन्ग नहीं होगा। उसके डेरिवेशन से, मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन से मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और हर पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर V की वैल्यू कांस्टेंट होगी। वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक टर्म होता है, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगा। बात मेरी थोड़ी समझ में आई? मैं कुछ और बताना चाह रहा था इसमें। हाँ, ई जीरो का मतलब मैंने आपको कहा था, एक डिसकंटिन्यूटी। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो एक चार्ज था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ऐसे ऐसे जा रही थी हर दिशा में, इससे निकल के। और मान लो आप यहां लाकर एक कंडक्टर का प्लेट रख दो, एक ऐसा एक प्लेट रख दो, एक कंडक्टर रख दो, इसके रास्ते में आ गया एक कंडक्टर, एक मेटल का बॉल आ गया। एक क्या हो गया? मेटल का बॉल आ गया। तो आपको पता है इसके अंदर तो ई जीरो होना है, तो लाइंस इसके बाहर, इसके अंदर नहीं पास हो पाएंगी, और कुछ कुछ ऐसे बन जाएंगी, ये लाइंस कुछ कुछ ऐसे ऐसे हो जाएंगी। यहां पर ई जीरो रहेगा, यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। यहां पर क्या पैदा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी इनसाइड द कंडक्टर, एक डिसकंटिन्यूटी। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कॉन्टिन्यूअस हो जाती है, इधर माइनस वो हो जाता है, वो सब भी नहीं जा रहा हूं, इधर एक प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाता है, वो अभी नहीं जा रहा हूं, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पढ़ाऊंगा। एक कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, या एक डिसकंटिन्यूटी पैदा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाली बात थी, ठीक है। मुझे उम्मीद है मोटा मोटी इससे आपको एक, इसमें कुछ लिखना नहीं था, ये आपको सिर्फ समझने के लिए था, एक फील देने के लिए था कि इस पूरे यूनिट में हम लोग कैसे, इसमें आखिरी टॉपिक कैपेसिटर्स, इसका एक स्पेशल केस है, उस पर बताऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा अभी आपके लिए। तो एक पूरा फील दिया जाए आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चीज क्या है, पोटेंशियल चीज क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चीज क्या है। जाते जाते मैं एक बात और भी कह सकता हूं आपसे कि आप चाहो तो एक तुलना भी कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा, दो चार्जेस है, मान लो Q1 Q2, याद करने के लिए आपको बता रहा हूं, और ये R है, और यहां अगर मान लीजिए एक मास है M1, एक मास है M2, कंपेयर करके याद करना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहां पर जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो होता है K Q1 Q2/r²। ये ध्यान देना, इस K पर मत जाओ अभी, K एक अलग चीज है। यहां पर जो ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक है
जो F ग्रेविटेशनल था वो था Gm1m2/r², इसीलिए दोनों को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये सिर्फ अट्रैक्टिव होगा, इसीलिए इसमें माइनस लग जाता है कई बार, इसीलिए इसमें माइनस लग जाता है। या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दो चार्जेस के बीच में क्या हो जाएगी, K Q1 Q2/r। तो अगर आप तुलना करो हूबहू ठीक यहां पर क्या था, -Gm1, माइनस क्योंकि फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, Gm1m2/r। यहां V की वैल्यू होती है KQ/r, K होता है 1/4πε0। अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, अलग से जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको। और ऐसे ही यहां V हो जाता है -Gm/r। तो काफी कंपेयर करके काफी इसमें पढ़ा जा सकता है, काफी इनके बीच में रिश्ता है आपस में, काफी इनके बीच में आपस में रिश्ता है, कंपेयर करके इसे ढंग से पढ़ा जा सकता है। बात समझ में आई? थोड़ा नहीं आई? ठीक है, ये तो ऐसे बाकी एक बार मैं और भी बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस लेक्चर का पर्पस आपको कुछ एकदम याद करा देना नहीं था, आपको चैंपियन बना देना नहीं था, आपको एक फील देना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चीज क्या है, कैसे डील करना है, फील्ड क्या है, फ्लक्स क्या है, पोटेंशियल क्या है, कंडक्टर क्या है, इसके बारे में थोड़ी एक नजर देना, एक समझ देना था। होपफुली आपको बात थोड़ी थोड़ी कन्वे हुई होगी, थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया होगा। और इससे आगे की बात हम लोग अगला वीडियो आपको जो मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कूलम्ब्स लॉ पार्ट 1 जो मिलेगा, कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इसमें ढेर सारे जेई के सवाल, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, समझेंगे इसके स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड चीज क्या है, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है उसकी। तो वो सारी बातें अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। हाँ प्लीज अगर किसी ने आप में से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, अपने दोस्तों वगैरह तक पहुंचा देना। वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, तो होपफुली इससे आप लोगों का फायदा हो सके, आप लोगों को मजा आए, कुछ आपको कुछ कमी लगे, कुछ अच्छा लगे अगर, और कुछ कमी लगी हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, किसी चीज पे और एलैबोरेशन चाहते हो, तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू ड्रॉप अ कमेंट, एक कमेंट ड्रॉप कर देना। हाँ, और प्लीज एक लाइक जरूर ड्रॉप कर देना, उससे वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ जाती है। चलो फिर मिलते हैं, ढंग से पढ़ो, तब तक के लिए बाय बाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू गाइस, सो बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।